हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है, प्रीमियर में देख लिया कि हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डीएलएड के प्रथम वर्ष का विषय पूर्व बाल व्यवस्था परिचर्या एवं शिक्षा की इकाई 3। जी हाँ, इसके पहले ऑलरेडी हमने इकाई 1 और 2 की क्लासेस ला चुके हैं। डेली सुबह 9 बजे क्लास पब्लिक हो जाती है, प्रीमियर होती है, लाइव होती है, तो जरूर जुड़ें। आज हम बात करेंगे इकाई 3 की। इसके पहले ही क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अन्य विषयों की भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, सबका फाइल फोल्डर प्लेलिस्ट है, जरूर देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश से डीएलएड पूर्व बाल व्यवस्था परिचर्या एवं शिक्षा की इकाई 3 की। और बात करें अगर इस इकाई 3 की, तो इसका जो नाम है, अच्छा लंबा चौड़ा नाम है, इसलिए बता रहा हूं, बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की परिचर्या की योजना एवं प्रबंधन। जी हाँ, बचपन में जो देखभाल करनी होती है तथा शिक्षा जो बचपन में दी जाती है उसकी योजना बनाना, उसका प्रबंधन करना, करिकुलम, परिचर्या, ये सब चीजें बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज की बात इस इकाई में होने वाली है। इस पूरी क्लास में, वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या बताऊंगा पहले वो सुन लीजिए। मैं बताऊंगा आपको इसमें सबसे पहले क्या, अंक योजना। जी हाँ, इस इकाई 3 की अंक योजना बताऊंगा। साथ ही साथ फिर बताऊंगा कि इस इकाई से डीएलएड की पूर्व की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उनके उत्तर कौन से लिखने हैं, उन प्रश्न क्या है, उन उत्तर को पॉइंट्स में कैसे लिखना है, सरल शब्दों में हम पूरा थ्योरी देखेंगे और समझेंगे भी। साथ ही साथ आने वाली डेट के परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन उनको भी देखेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंड तक बने रहना है। जो लोग क्लास में देर से जुड़े हैं, सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखने से ही आपको क्लास की नोटिफिकेशन जाती है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो बात करेंगे इकाई 3 बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की परिचर्या की योजना एवं प्रबंधन के बारे में। तो इसकी अगर ब्लूप्रिंट अंक योजना की बात करें, तो अगर बात करें इसकी अंक योजना की, तो इस इकाई 3 से कुल अंक मिलते हैं 15। जी हाँ, इस इकाई पर कितने अंक आवंटित है, टोटल 50 मार्क्स जो है अलॉटेड है इस इकाई पर। कुल कितने अंक मिलेंगे, 15 अंक मिलेंगे इस एक इकाई से। साथ ही साथ यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आते हैं, तो भाई 3 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे कितने होंगे, 3 प्रश्न होंगे। ठीक है, एक एक नंबर के 3 प्रश्न। फिर 2 अंकों के कितने प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे। 2 मार्क्स के, अति लघु उत्तर जिनके उत्तर हमें 30 शब्दों में लिखने पड़ते हैं, तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। फिर 4 मार्क्स के भी 2 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर, यानी 8 यहां पर हो गया। तो इस प्रकार से भाई 4 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न और वस्तुनिष्ठ कुल 3। तो इस प्रकार से 15 अंकों की इकाई हो जाती है, 15 मार्क्स इस पर अलॉटेड है। तो ये हो गया इस इकाई 3 का ब्लूप्रिंट, यानी कि इसकी अंक योजना, यानी इस एक इकाई को पढ़कर कितने अंक मिलेंगे, इस पर कितने अंक आवंटित है, मैंने आपको बता दिया। अब चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हो और आपको परेशानी आ रही है कि क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, कैसे क्वेश्चंस लिखने होते हैं, उनके उत्तर कैसे लिखना होता है, कहां से पढ़े, मटेरियल स्टडी, इन सब के लिए, और 90+% स्कोर करना चाहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। एमपीडीएलएड का संपूर्ण कोर्स जो कि 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आता है। जी हाँ, एमपीडीएलएड का ये जो संपूर्ण कोर्स है ये 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आता है, 1 साल तक इसको पढ़ाई कर सकते हो कोर्स एक बार परचेस करने पर। इसमें आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, साथ ही साथ डिटेल वाले नोट्स, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 22, 23, 24, 25, 26 में क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रश्न पत्र, वो उनके सॉल्यूशंस, और हर इकाई का, हर सब्जेक्ट का आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर अलग से सब कुछ मिल जाता है। मैराथन लेक्चर, वीडियो लेक्चर, सब कुछ मिलता है मात्र एक ही कोर्स के अंदर। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप पर डाउनलोड करेंगे और डायरेक्टली जाके मध्य प्रदेश डीएलएड 2026 का कोर्स परचेस कर लेंगे। 33% की छूट चल रही है इस वक्त। जी हाँ, कोर्स बहुत आसानी से मिल जाएगा, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 33% ऑफ जारी है। तो 33% छूट के साथ कोर्स ले लें, क्योंकि आगे चल के छूट बद हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा नजदीक आ रही है। अभी से तैयारी शुरू करोगे, 10 विषय पढ़ने हैं, आसान नहीं है। एक भी विषय फेल हो गए तो पूरा रिजल्ट खराब, यानी कई महीने बर्बाद हो जाएंगे, फिर से परीक्षा देनी ही पड़ती है। इसीलिए आपको एक ही बार में 10 के 10 विषय पास करने हैं, वो भी 90+% स्कोर के साथ। हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोर्स की बात कर ली हमने, अब आते हैं सीधा सीधा डायरेक्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर बात करेंगे, और जब पाठ का ही नाम हमारा इकाई 3 जो था परिचर्या के ऊपर था, तो हम बात करेंगे कि भाई पाठ्यक्रम का अर्थ लिखिए, पाठ्यक्रम क्या है, ये हमारा सवाल है अगला। ठीक है, तो पाठ्यक्रम होता क्या एक्चुअल में। तो बात करें पाठ्यक्रम की, ठीक है, या परिचर्या की, भाई ये जो परिचर्या जो शब्द है, या पाठ्यक्रम जो ये जो शब्द है, ये आया कहां से। एक्चुअल में परिचर्या शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से आया है। जी हाँ, ये जो परिचर्या शब्द है ना, ये अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से आया है, और इस करिकुलम शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है क्या, परिचर्या, पाठ्यक्रम। करिकुलम, परिचर्या, पाठ्यक्रम, ठीक है, ये उसका रूपांतरण है, हिंदी का वर्जन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कौन से शब्द से आया है, तो ये परिचर्या शब्द जो है अंग्रेजी के करिकुलम शब्द से आया है, जिसका मतलब ही होता है क्या भाई, सिलेबस ने, उसी का रूपांतरण है। बात करें तो ये जो करिकुलम शब्द है, अब हिंदी में कहां से आया, अंग्रेजी के करिकुलम शब्द से। अब अंग्रेजी में कहां से आया, तो ये जो करिकुलम शब्द है ये लैटिन भाषा में आया है ना, अंग्रेजी में कहां से लिया गया है,
लैटिन भाषा के करिकुलम, ये जो करिकुलम शब्द है लैटिन भाषा से, ठीक है। मतलब कहां से कंफ्यूजन मत रखो। हिंदी में क्या बोलते हैं अपन इसको अपन हिंदी में कहते हैं पटचर्या। अब ये कहां से आया है? इंग्लिश के करिकुलम से। अब ये करिकुलम कहां से आया? तो लैटिन भाषा से, है ना, लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से। कहां से आया है? क्यूरेर, है ना, लैटिन भाषा के क्यूरेर शब्द से बना है। यानी अगर शुरुआत देखेंगे तो लैटिन भाषा में क्यूरेर शब्द होता है, उसका मतलब करिकुलम होता है। फिर उस करिकुलम का हिंदी में क्या मतलब होता है? तो पटचर्या पाठ्यक्रम होता है। ये क्लियर है? ये समझ में आ गया आपको, है ना? इस तरह से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस क्यूरेरे शब्द का अर्थ क्या होता था लैटिन भाषा में? जो क्यूरेरे का जहां से करिकुलम आया, जहां से फिर हमारा पाठचर्या आया, उसका मतलब होता है दौड़ का मैदान, ठीक है। यहाँ मैदान का अर्थ है पटचर्या से है, ठीक है। और दौड़ का अर्थ है छात्रों द्वारा एक्सपीरियंस, यानी एक रेस से है, एक रेस, है ना। और जो रेस का जो क्षेत्र है वो है पूरा सिलेबस, पाठ्यक्रम पटचर्या। और उसमें जो दौड़ रहा है वो कौन है? छात्र है ना, वो स्टूडेंट है, वो जो अनुभव प्राप्त करता है, वो जो अपनी हरकतें करता है, वही सब, ठीक। तो पटचर्या की अगर कोई परिभाषा से पूछ दे आखिर पटचर्या कहते किसे, अब पटचर्या आया कहां से, उसका अर्थ क्या होता है बता दिया। अब ये इसकी परिभाषा की बात करेगा, डेफिनेशन की पटचर्या की, तो उसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन जो मुनरो जी ने दी है, उस मुनरो जी के हिसाब से इसकी डेफिनेशन देखते हैं पटचर्या की। तो पटचर्या में वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी क्रियाएं आती हैं। पटचर्या में वो सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं, शामिल हैं। पटचर्या में वो सब क्रिया, हरकतें, एक्टिविटीज शामिल हो जाती हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालयों में उपयोग करते हैं। देख, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से जो भी हरकत होगी, चाहे खेल कूद हो, है ना, हंसी मजाक हो, पार्टी हो, पढ़ाई हो, टेस्ट हो, हर एक हरकत, हर एक क्रिया जिसका उद्देश्य होगा शिक्षा प्राप्त करना, उस क्रिया को हम क्या बोल देंगे? पटचर्या। वो सब क्रियाएं, वो सब हरकतें पटचर्या में आएंगी, वो सब इसी के अंडर आती हैं, ठीक है। ये पढ़ाई इसका उद्देश्य होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो भाई, ठीक है, कि हाँ सर समझ में आ गया, यस सर समझ गए हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़े। जो भी लोग देर से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख दो, क्योंकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलती है जब आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बालवाड़ी क्या होती है? इसके कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए कि आखिर बालवाड़ी है क्या, इसके जो काम है उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन बताइए। तो पहले बात कर लेते हैं बालवाड़ी का। बालवाड़ी का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। बालवाड़ी का अर्थ क्या होता है? बच्चों का बगीचा। बालवाड़ी का मतलब है बच्चे जो जहां खेलेंगे, जहां वो अपनी क्रियाकलाप की एक्टिविटीज करेंगे, उसे हम बोलेंगे बच्चे। तो बगीचे में ना व्यक्ति खुश रहता है, बगीचे में चिड़िया चहचहाती है। बगीचा एक जेल की तरह नहीं है, बगीचा इंसान या जानवर या पशु पक्षी जो भी हैं, बगीचे में आप देखोगे सभी लोग प्रसन्न से रहते हैं, ऐसा लगता है कि आजाद है, बढ़िया से सुखपूर्वक रह रहे हैं। तो बालवाड़ी भी क्या है? बच्चों का बगीचा। अब स्कूल बच्चों को बगीचा नहीं लगता कई बार, क्योंकि जेल लगता है। कई बार हमें खुद लगता था क्या यार, रोज स्कूल पहुंचो, रोज ये चीजें करो, रोज पढ़ाई टेस्ट वही वही, तो जेल जैसा लगने लगता। पर बगीचा नहीं, बालवाड़ी नहीं। बालवाड़ी में एग्जाम होते नहीं है, परीक्षा होती नहीं है। स्कूल में एक ही चीज तो गलत लगती थी हमको, क्या? एग्जाम। उसके अलावा तो कुछ गलत लगता ही नहीं था हमको। स्कूल में सब कुछ अच्छा था, दोस्तों के साथ खेलना, घूमना, लंच करना, क्लास की मस्ती करना, है ना, वो सब बढ़िया लगता था। एक ही चीज खराब लगती थी, क्या? एग्जाम। और बालवाड़ी में वही नहीं होती, तो बच्चों को तो मजा आएगा बालवाड़ी में, है ना। तो बालवाड़ी का अर्थ क्या होता है? बच्चों का बगीचा। अब ये बालवाड़ी होती किस लिए? ये छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है। छोटे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो एक साधारण माध्यम बनाया गया वो बालवाड़ी है। इसमें घरेलू शिक्षा से बदलकर अधिक और औपचारिक शिक्षा में संकलित हो गया। यानी कि पहले बालवाड़ी एकदम घरेलू शिक्षा जैसा था, यानी शांत बैठना, उठना, है ना, कैसे खाते हैं, कैसे छोटी मोटी चीजें सिखाई जाती थी। पर अब नहीं, अब बालवाड़ी ने इसका बदल दिया गया है। अब बालवाड़ी में उन्नत चीजें भी सिखाई जाती है, थोड़ा बेहतर चीजें भी सिखाई जाती है। जो पहले सिर्फ घर में सिखाया जाता है वो नहीं, उससे बड़ी चीजें भी बालवाड़ी में सिखाई जाती हैं, ठीक है। बालवाड़ी का अर्थ प्रारंभिक बचपन की शिक्षा से है, जो 6 और 7 साल से कम उम्र के बच्चों का पूर्व और आकस्मिक शिक्षण है। यानी 6 से 7 साल के जो बच्चे हैं तो उनसे कम, 6 और 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो शिक्षा दी जाती है बचपन में, उस शिक्षा को ही हम बालवाड़ी शिक्षा, बालवाड़ी केंद्र ये दी जाती है ना। तो आपने देखा ही होगा आंगनवाड़ी, इसके ऊपर एक बड़ा रील वायरल हुआ था, मीम। आड़ी बाड़ी में कहाँ पढ़ते? तो आड़ी बाड़ी। यानी बेचारा बच्चा वो आंगनवाड़ी नहीं बोल पाता ना, छोटा बच्चा। भाई 6 से 7 साल के कम उम्र के बच्चे को पूछोगे कहाँ पढ़ता है, तो आंगनवाड़ी ढंग से बोल नहीं पाएगा ना, तो आड़ी बाड़ी बोल दिया, तो बड़ा रील वायरल होता, आप सबने देखा ही होगा, है ना। तो ये हो गया बालवाड़ी। क्लियर है? समझ में आ गया? और इसके अलावा और जो आप जोड़ना चाहो ना इसमें, जो यहाँ नहीं भी लिखा है भाई, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, कि बालवाड़ी में खेल खेल में पढ़ाई होती है, बालवाड़ी में एक बालवाड़ी केंद्र बना होता है हर गांव में,
एक से अधिक बने होते हैं, कई बड़े गांव में तो ऐसा भी होता है, वहां पर बच्चे जो है खेल खेल में पढ़ना लिखाई या अच्छी बातें सीखते हैं। वहां बच्चों को खाना भी, पूरक पोषण आहार भी दिया जाता है, ऐसा हलवा मिलता है, पूरक पोषण आहार मिलता है। मध्य प्रदेश में तो अभी भी शायद पूरक पोषण आहार मिलता है, जिससे बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशियस, है ना, पोषण वाला खाना आहार मिल सके, ऐसा होता है। मेरे घर के बाजू में पहले एक आंटी रहा करती, उनका छोटा बच्चा था, तो 2-2 पैकेट मिलते थे, तो वो ज्यादा बच्चा खाता नहीं था, तो आंटी हमारे घर दे दिया करती थी, और मैं उसको बड़ा खाता था, बस मम्मी उसका हलवा बनाती थी, ठीक है, मैं उसको उसमें शक्कर वक्कर उसमें मिला के थोड़ा बहुत चम्मच से बस ऐसे सूखा ही खाता था, मजा आता था खाने में। अरे छोटे की बात है, अभी नहीं, थोड़ा मैं छोटा था तब की बात है, छोटा मतलब इतना छोटा नहीं, ये स्कूल की बात हुई शायद, मेरे कॉलेज की बात हुई, उस टाइम पर ऐसा था। तो पूरक पोषण आहार रहता है, जिसमें बच्चा अच्छे से न्यूट्रिशियस खाना मिल पाए, उसके लिए किया जाता है, बिल्कुल मध्याह्न भोजन जैसा होता है वो भी ऐसा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बालवाड़ी के कुछ प्रमुख कार्य बताइए। बालवाड़ी आखिर करती क्या है, बालवाड़ी में आखिर होता क्या है, इसका काम क्या है बालवाड़ी का, ठीक है। तो पहले ऐसा लिखा रहेगा तो हम पहले थ्योरी बना लेंगे। बालवाड़ी जो है इसके कई प्रमुख कार्य होते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कार्य इसके नीचे दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ बना लीजिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नंबर 1, बच्चों को सामाजिक समायोजन की कला, यानी कि बच्चों को समाज के साथ मिलजुल कर रहने की कला सिखाई जाती है। बच्चों समायोजन का मतलब क्या होता है, घुलना मिलना, ठीक है। तो बच्चों को सामाजिक समायोजन की कला को सीखने में मदद प्रदान करती है बालवाड़ी, ठीक है। इससे बच्चा क्या होता है, दूसरे बच्चों के साथ रहना, व्यस्त लोगों के साथ व्यवहार करना, उनके साथ घुलना मिलना बच्चा सीख पाता है। दूसरी बात, बच्चों में भिन्न भिन्न, अभी आप देखना जो बच्चे एकदम घर पर ही रहते हैं, वो अपने माता पिता और परिवार जनों के अलावा किसी और के पास जाते भी नहीं है, सबसे डरते हैं, खेलते कूदते नहीं, तो ऐसे बच्चे का विकास नहीं होता। पर जो बच्चा बालवाड़ी में जाएगा, वो क्या होगा, दूसरे दूसरे बच्चों के साथ घुलेगा मिलेगा, बालवाड़ी केंद्र में जो टीचर रहेंगे उनसे देखेगा, अलग अलग बच्चों को उनके मम्मी पापा लेने आते हैं वो देखेगा। तो इस तरह से होता क्या है ना, बच्चा समाज में घुल मिल जाता है, और बच्चे के अंदर से वो डर वाली भावना दूर हो जाती है, उसका बढ़िया विकास होता है, मानसिक सामाजिक विकास बहुत अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वही बच्चों में भिन्न भिन्न उपकरणों द्वारा हस्त कौशल के विकास को प्रोत्साहित करने, जिससे वे अपने आसपास की वस्तुओं का प्रयोग कर सके। वहां बच्चों को चेयर पे बैठना, वहां बच्चों को पानी बोतल से पानी पीना अपने हाथ से, है ना, घर घर बनाना, वो गेंदे रहती है, प्लास्टिक की चीजें रहती है, जिससे आकार बनाना, पहचानना, ये सब सिखाया जाता है उनको। तो बच्चे बड़े अच्छे से हाथों का इस्तेमाल करना सीखते हैं, तो बच्चों का इससे शारीरिक मानसिक विकास दोनों होता है। फिर बालवाड़ी का काम बच्चों को अपनी देखरेख करने में कुशल करना है, तथा बालक में अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, यानी बच्चे अपनी देखभाल खुद कर सके, कि ऐसे बैठते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे कपड़े करते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे पानी पीते हैं, ऐसे गिराते नहीं है। तो बच्चा, ऐसे तो माँ बाप कर देते हैं घर पे सब कुछ, तो बच्चा जल्दी सीख नहीं पाता। पर आंगनबाड़ी में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होते हैं, वहां पर जो पढ़ाते हैं, आमतौर पर महिला ही रहती है, तो वो बच्चों को कैसा पढ़ाती है, वो बच्चों को ऐसा नहीं करेगी कि जैसे माँ बाप करते खुद ही सब करेगी, भाई इतने सारे बच्चों के सबका काम नहीं करती, वो बच्चों को बताती है कि ऐसा ऐसा करेंगे सब, तो बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं, बच्चे खुद का ख्याल रखना खुद सीखते हैं, ठीक है, आंगनबाड़ी में। इसलिए आंगनबाड़ी का ये उद्देश्य है, बालक की शारीरिक वृद्धि में मदद करने के लिए। आंगनबाड़ी में बालक की शारीरिक वृद्धि भी होती है, ठीक है, उसका शरीर बढ़ता है, खेलना कूदना बैठना, खेल खेले जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, ये सब सिखाया जाता है। तो बालवाड़ी जो है बच्चे के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की वृद्धि में, सामाजिक समायोजन में, सब में मदद करती है। क्लियर है, समझ में आ गया, यह है बालवाड़ी के कार्य, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भाई परियोजना विधि के सोपानों के नाम लिखिए। जो परियोजना विधि होती है उसके जो सोपान है, यानी जिन चीजों पे वो निर्भर करती है, जिन चीजों के लिए उसे किया गया है, जिस चीजों के लिए ये लाई गई है, उसकी हम बात करेंगे। तो बात करें अगर परियोजना विधि की, तो परियोजना विधि के सोपानों की अगर बात करें, तो परियोजना विधि के सोपान जो है कई प्रकार के, उनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं। तो परियोजना विधि के सोपान निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, नीचे दिए गए हैं निम्नानुसार। नंबर 1, परिस्थिति का निर्माण करना, ठीक है। परियोजना विधि एक अलग तरह की परिस्थिति, एक खास तरह की परिस्थिति का निर्माण करेगा, उससे देखेंगे बच्चे कैसे जूझ रहे हैं, कैसे उसे पार पा रहे हैं। दूसरा, चयन एवं उद्देश्य निर्धारण करना, चयन करना और एक उद्देश्य पहले ही बना लेना कि ऐसा करना है या हासिल करना है, ये हमारा लक्ष्य होगा। तीसरा, योजना बनाना, भाई एक प्लानिंग होना चाहिए। चौथा, परियोजना को व्यवहारिक रूप देना, जो सोचा हुआ है उसको लागू करना, व्यवहारिक यानी जो सिर्फ थ्योरी में उसको प्रैक्टिकली फॉलो करना। फिर मूल्यांकन करना, इवोल्यूशन, इतना सब किया, पहले प्लान बनाया, उद्देश्य डिसाइड किया, थ्योरी बनाई, फिर उसको फॉलो किया, परियोजना को व्यवहारिक रूप में लाया, उसके बाद वो काम किया कि नहीं किया देखना, यानी उसका मूल्यांकन करना, ठीक है। तो उसका मूल्यांकन करना, ये सब परियोजना विधि के क्या है, सोपान है। पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, 2022-2023 में पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी एक वर्ष में यहाँ पर मुझे याद नहीं है, पर ये देखिएगा कि 20, 23, 22 में से किसी 1-2 साल में तो कंफर्म प्रश्न आया हुआ, पीवाईक्यू तो है ही बहुत महत्वपूर्ण, और आने वाली डेट की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
ठीक। तो परियोजना विधि के सोपान यहाँ पर क्लियर है। पहले तो परिस्थिति देखो, निर्माण करो, फिर उसके बाद एक चयन कर लो, उद्देश्य बना लो कि इस चीज को करना है, फिर उसके लिए प्लानिंग कर लो, योजना बना लो, फिर उस योजना को आप व्यवहारिक रूप दो, प्लान को लागू करो प्रैक्टिकली। उसके बाद फिर देखो कि प्लान लागू हुआ, काम किया कि नहीं किया, मूल्यांकन करो, सही हुआ, गलत हुआ, फेल हुआ, पास हुआ। ठीक। तो ये 5 जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब परियोजना विधि के क्या है, सोपान है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, अगला देखिए, तो पाठ्यचर्या में विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले सोपानों के नाम लिखिए। पाठ्यचर्या के विकास में जो जो सोपान आते हैं, जिनसे विकास होता है, उनके नाम लिखने। तो पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत जब पाठ्यचर्या का विकास किया जाता है, यानी सिलेबस करिकुलम जब बनाया जाता होगा, तो इसमें, इस मेथड में, इस पूरी प्रोसेस में कौन कौन से सोपान आते हैं, कौन कौन से ठहराव पड़ाव या कौन कौन सी बातों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसकी बात करेंगे। तो पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले सोपानों के नाम लिखित दिए जा रहे हैं। लिख ली पहले थ्योरी, जो भी प्रश्न पूछा पहले उसको क्या लिखो, थ्योरी लिखो। ठीक है। अब ये क्वेश्चन को आप वीवीआईपी क्वेश्चन लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना कि बहुत महत्वपूर्ण है, डीएड की परीक्षाओं में पहले ही बहुत बार पूछा जा चुका है। क्लियर है। तो पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले सोपानों के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1, शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करना। क्या होगा, शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करना। अब सिलेबस बताते वक्त, आपको बनाते वक्त, अगर जो सिलेबस बनाते होंगे उन्होंने पहले ये तो ध्यान देखा होगा ना कि शिक्षा की क्या क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही सिलेबस बनाया गया, कौन सा पाठ डालना, कौन सा नहीं, बच्चों को क्या सीखना चाहिए क्या नहीं, किस उम्र में कौन सी शिक्षा आनी चाहिए, कौन सा नॉलेज होना चाहिए, सब डिसाइड होता है। तो शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करना। दूसरा, उद्देश्यों का निर्धारण करना, यानी पढ़ के हम जो बना रहे हैं सिलेबस, पाठ्यचर्या, इससे क्या उद्देश्य प्राप्त होगा उसका निर्धारण कर लेना, लक्ष्य डिसाइड कर लेना, एम बना लेना। तीसरा, विषय वस्तु का चयन व संगठन, यानी टॉपिक जो विषय वस्तु चुना जाएगा उसका चयन करना, है ना, उसको संगठित करना। अधिगम अनुभव का चयन व संगठन, अधिगम करने से क्या सीखेंगे, क्या एक्सपीरियंस आएगा, क्या अनुभव होगा, उसका चयन करना। और फिर लास्ट में सीख पाए कि नहीं सीख पाए, इसका भी इंतजाम कर लेना, यानी मूल्यांकन। ठीक है, यानी परीक्षा वगैरह जो होती है, टेस्ट वगैरह। तो ये सब है जो पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम निर्माण करने वक्त इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये सब सोपान है पाठ्यचर्या निर्माण के अंतर्गत। पाठ्यचर्या निर्माण की प्रोसेस जब होगी, यानी करिकुलम सिलेबस जब बनता होगा, तो ध्यान में रखते होंगे ये बातें, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम सिलेबस जो भी है वो बनाया जाता होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्या करेंगे, पहले शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे, फिर उससे क्या उद्देश्य पूर्ति होगी, उद्देश्यों का निर्धारण कर लेंगे, लक्ष्य डिसाइड कर लेंगे, फिर हम टॉपिक देखेंगे, विषय वस्तु का चयन करेंगे, उनका संगठन बनाएंगे, फिर अधिगम अनुभव को चयन कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर उसका मूल्यांकन कर लेंगे। बस। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 5, ये हैं पाठ्यचर्या निर्माण के इस प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले सोपान। क्लियर है, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला हमारा टॉपिक है भाई, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि बचपन के प्रारंभिक वर्षों में, यानी बचपन के जो शुरुआत के साल होते हैं, बचपन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को भाषा सिखाने के लिए कौन कौन से प्रयास करने चाहिए। यानी छोटे बच्चा जब प्रारंभिक अवस्था में, अपने बचपन वाले, शिशु अवस्था में नहीं, शिशु अवस्था में क्या ही बोल पाएगा, तो उसके ऊपर के जब बचपन उसका शुरू होता है, तो शुरुआत के जो साल होते हैं बचपन के 2-3 साल जो होते हैं, उसमें हम बच्चे को भाषा सिखाने के लिए क्या क्या ट्राई कर सकते हैं, कौन कौन सी मेहनत कर सकते हैं, ये सवाल पूछा। ठीक है। ये मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको गेस्ट क्वेश्चन में डाल लो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लेना, इसको बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले थ्योरी देखो, बचपन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को भाषा सीखने के लिए निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। ठीक है। पहले थ्योरी लिख दी, जो सवाल पूछा उसी के हिसाब से थ्योरी, कि बचपन के प्रारंभिक दिनों में या वर्षों में बच्चों को भाषा सिखाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, तो हमने लिख दिया, बच्चों को बचपन में भाषा सिखाने, प्रारंभिक वर्षों में भाषा सिखाने के लिए निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए, ये ट्राई करना है। नंबर 1, भाषा को सीखने के लिए बच्चों को मनोवैज्ञानिक घटक जैसे कि जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास संबंधित घटकों का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी बच्चों को अगर भाषा सिखाना है तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, बच्चा अनुसरण अनुकरण करे, फॉलो करे, किसी को कॉपी करे, है ना, जैसे माँ बाप ने ऐसा बोला तो इसको बच्चा भी ऐसा बोलेगा। ठीक है, वैसा। फिर बालक भाषा अर्जित करने की सहन शक्ति को लेकर जन्म लेता है, यानी बच्चों को भाषा सिखाएंगे तो ऊब नहीं जाएगा, परेशान नहीं होगा, वो सीखेगा, क्योंकि भाषा सीखना जो है ये अति आवश्यक होता है, जन्मजात प्रक्रिया है। मनुष्य जो है ना भाषा सीखने के लिए, मतलब वो पैदा हुआ है तो उसे भाषा सीखने के लायक भी बनाया गया है। ठीक है। तो वो इस शक्ति को, इस कह सकता हूं पेशेंस को जन्मजात लेकर पैदा हुआ है भाई, कि भाषा तो सीखना ही पड़ेगा जाके, है ना। फिर भाषा सीखने के लिए बच्चों की जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे को अगर जिज्ञासा है, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, बच्चे बहुत चीजें पूछते हैं, तो अगर आप नहीं बताएंगे, उनकी जिज्ञासा शांत नहीं करेंगे तो बच्चा भाषा नहीं सीखेगा। तो उसके हर सवाल का जवाब दो, उसकी जिज्ञासा बढ़ाओ, बढ़ रही तो उसको और शांत भी करो, है ना, उसके जवाब दो सब चीज का। ठीक।
फिर भाषा सीखने के लिए उसके मस्तिष्क में सारी व्यवस्थाएं प्राकृतिक रूप से होती हैं, केवल उन्हें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बढ़ाने की आवश्यकता होती है। यानी भाषा सीखने के लिए जो इंटरनली चाहिए, नॉलेज चाहिए, दिमाग चाहिए, बच्चे के अंदर सब है, पहले से होता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने के लिए हिम्मत ही नहीं है, उसके अंदर इच्छा ही नहीं है, होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। बस उसको बढ़ावा देना पड़ता है अलग अलग चीजों के माध्यम से, है ना, भाषा सिखाने के लिए पढ़ना, बोलना या कुछ भी ऐसा काम करना जिससे बच्चा भाषा को सीखने के लिए प्रोत्साहित हो जाए, ठीक। फिर बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार की भाषाई समस्याएं प्रस्तुत करना जिससे बच्चा विभिन्न भाषाई कौशलों को सीख सके। और भाषा सीखने में जो प्रॉब्लम होती है या जिस जिस भाषा में जो गड़बड़ी है वो बच्चे के सामने रख दो, ताकि बच्चा खुद ही उन प्रॉब्लम को सॉल्व करे और भाषा के कौशल को सीखे, याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार की भाषाई समस्या को रखना जिससे बच्चा खुद ही विभिन्न भाषा के कौशलों को सीख सके, प्रयास कर सके। तो ये सारे चीजें करनी चाहिए ताकि बच्चे को प्रारंभिक बचपन के कुछ वर्षों में ही भाषा सिखाया जा सके। ये सब किया जा सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो इकाई 3 की, पूर्व बाल व्यवस्था परिचर्चा एवं शिक्षक की, ठीक है। तो अब इस विषय के चौथे वीडियो को लेक्चर हम कल मिलेंगे इसी समय पर 9 बजे। चौथा वीडियो लेक्चर भी आ जाएगा चौथी इकाई का, और द्वितीय वर्ष के वीडियोस भी शाम के समय पर लाइव हो जाते हैं। आप सभी हमारा जो संपूर्ण कोर्स है उसको जरूर परचेस करें, विथ 1 ईयर वैलिडिटी आएगा संपूर्ण कोर्स। इसकी आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। मार्केट से ना कोई किताब, ना कोई सीरीज, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। संपूर्ण तैयारी मात्र एक जगह पर 10 के 10 विषयों की 100% गारंटी के साथ आप पास हो जाएंगे। 100% तैयारी, और पास ही नहीं 90+% स्कोर होंगे। अभी तक 1.25 लाख से ज्यादा छात्रों ने हमसे डेट की पढ़ाई की है और हजारों छात्रों ने 90+% स्कोर किया है। तो आप भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक दी है, वहां से ऐप डाउनलोड करेंगे और कोर्स परचेस कर लेंगे। और अभी आपको 33% की छूट मिल जाएगी कोर्स में। ये सीमित समय के लिए ऑफर है, जैसी परीक्षा नजदीक आएगी ये एक ऑफर खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा, फटाफट कोर्स परचेस कर ले। जितना लेट खरीदोगे पढ़ने के उतना कम समय मिलेगा। 10 विषय है, ज्यादा समय चाहिए, ज्यादा तैयारी चाहिए, ताकि एक भी विषय में गलती से भी फेल ना हो। क्लियर है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।